गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन को देखा। आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर के थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 3 वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, नियत बल के द्वारा किया गया कार्य। वर्क को हिंदी में क्या कहा गया? कार्य। कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है नियत बल। अब देखिए फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फोर्स को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। तो चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, चूंकि फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स में क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो यहां पर लिखा गया है कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब हो गया वैसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब वैसा फोर्स जिसका ना तो मान बदले ना दिशा बदले, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेगा, उसको हम कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। मान लीजिए यह एक ऑब्जेक्ट है। यह ऑब्जेक्ट अभी कहां पर रखा हुआ है? पॉइंट ए पर। इस पर F न्यूटन का एक कांस्टेंट फोर्स लगा। ये जो F है ये कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स। ना तो इसका मान बदल रहा है ना दिशा बदल रहा है। और इस फोर्स के कारण यह ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से विस्थापित होकर अर्थात डिस्प्लेस होकर पॉइंट बी पर चला गया। यह ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से डिस्प्लेस होकर कहां गया? पॉइंट बी पर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा यानी वेक्टर एस, वो ए से बी के डायरेक्शन में होगा। हमेशा याद रखें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर होता है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पर कितने न्यूटन का फोर्स लगा? F न्यूटन का। किस डायरेक्शन में लगा? इस डायरेक्शन में लगा। और इस फोर्स के कारण यह ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होकर यहां आ गया। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो S है और फोर्स वेक्टर F है। आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल थीटा है ये वेक्टर F और वेक्टर S के बीच का एंगल है। थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा, ध्यान से सुनिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ वर्क होगा। यानी कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क तभी करता है जब उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। और यह कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है, जिसका मान और दिशा विस्थापन के साथ नहीं बदल रहा है। आप देखेंगे जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर बढ़ते चले जाएगा। ऑब्जेक्ट जैसे पॉइंट ए से आगे की ओर बढ़ेगा, इसके डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा? बढ़ते चले जाएगा। मान लीजिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट अभी 0 मीटर है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, और टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 4 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि फोर्स का वैल्यू यहां पर कितना है? F न्यूटन। यहां पर जब ऑब्जेक्ट आएगा तो यहां पर भी F न्यूटन ही रहना चाहिए। यहां पर F न्यूटन, यहां पर F न्यूटन और यहां तक F न्यूटन। यानी अगर फोर्स का वैल्यू यहां पर 10 न्यूटन है मान के चलिए, तो यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10 और यहां तक 10। यानी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ना तो फोर्स का मान बदल रहा और ना दिशा बदल रहा, पूरे डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स का वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है। पूरे डिस्प्लेसमेंट पे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ते जा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहां पर 0 है, 1 मीटर, 2 मीटर। तो भले ही डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो जो आगे बढ़ रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या फोर्स भी चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। फोर्स का वैल्यू एकदम स्टार्टिंग में कितना है? 10 न्यूटन। यहां पर देखो 10 न्यूटन। जब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 2 मीटर हो गया तब भी कितना है? 10 न्यूटन। 3 मीटर 10 न्यूटन, 4 मीटर 10 न्यूटन। इसका मतलब S का वैल्यू तो चेंज हो रहा है, S का वैल्यू चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ना तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देख रहे हैं फोर्स का डायरेक्शन
अगर ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो यहां पर भी 60 है, यहां पर भी 60 है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। माना F एक कांस्टेंट फोर्स है। F कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है, जिसका पूरे डिस्प्लेसमेंट S पर, जिसका मान पूरे डिस्प्लेसमेंट S पर कांस्टेंट है। मान लीजिए F कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है। F कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है, जिसका मान और दिशा पूरे डिस्प्लेसमेंट पर कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ, पूरे विस्थापन पर F का मान और दिशा क्या है? कांस्टेंट है। फोर्स का ना तो मान बदल रहा है, फोर्स का ना तो दिशा बदल रहा है पूरे डिस्प्लेसमेंट पर, जबकि डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है लेकिन फिर भी फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। तो यदि फोर्स पूरे डिस्प्लेसमेंट पर कांस्टेंट हो तो ऐसे फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। फोर्स F के द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य होगा। तो अब सवाल है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, है ना? इस ऑब्जेक्ट पर कितने न्यूटन का बल लग रहा है? F न्यूटन का। और इसमें कितना मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? S मीटर का। तो इस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क होगा? तो वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट S। अब देखिए, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और बीच में ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। यदि ए और बी दो वेक्टर हो और उसके बीच का एंगल थीटा हो तो ए डॉट बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ए बी कॉस थीटा। वैसे ही एफ डॉट एस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। जहां पर ये एफ क्या है? फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये एस क्या है? वेक्टर एस का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। वर्क का ये फॉर्मूला आप याद करेंगे, डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। जहां थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यह फॉर्मूला तब काम करेगा जब फोर्स कांस्टेंट हो पूरे डिस्प्लेसमेंट पर। यह फॉर्मूला तब काम करेगा। देखिए हेडिंग में क्या लिखे हैं? वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब फोर्स क्या हो? एफ क्या हो? कांस्टेंट हो पूरे डिस्प्लेसमेंट एस पर। when f is constant over the whole displacement s। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। अब स्पेशल केस में आते हैं। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो क्या होगा? अगर थीटा 0 डिग्री हो, अर्थात फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो W बराबर क्या होगा? W का फॉर्मूला लगाओ एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 0 डिग्री। कॉस 0 कितना हो गया? 1। तो एफ एस इंटू 1 एफ एस हो गया। तो वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू एस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, कब होता है? जब थीटा 0 डिग्री हो। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? तो तब वर्क डन का फॉर्मूला होगा एफ एस कॉस 90। लेकिन कॉस 90 0 होता है, तो इसका मतलब वर्क डन 0। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन यहां पर 90 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच का एंगल, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहां पर उस फोर्स के कारण कितना वर्क होगा? 0 वर्क होगा। और अगर थीटा 180 डिग्री हो, यानी एंटी पैरेलल वाला केस हो कि फोर्स आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन वाला केस हो, तो यहां पर वर्क का फॉर्मूला होगा एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा की जगह 180, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है, तो एफ एस इंटू -1 माइनस एफ एस होगा, यानी वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वर्क का फॉर्मूला होगा माइनस एफ एस। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो वर्क का फॉर्मूला होगा 0। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क का वैल्यू होगा एफ एस। लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। लेकिन यह भी फॉर्मूला कब काम करता है? जब फोर्स कांस्टेंट हो पूरे डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला याद रखेंगे एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है छोटा सा कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट होना चाहिए पूरे डिस्प्लेसमेंट एस पर। यानी डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होगा लेकिन फोर्स को चेंज नहीं होना चाहिए। पूरे डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स का मान कांस्टेंट होना चाहिए। ये तीनों स्पेशल केस याद रखेंगे। 0 डिग्री पर वर्क का फॉर्मूला एफ एस होता है, 90 डिग्री पर 0 होता है, और 180 डिग्री पर माइनस एफ एस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, इस पे एफ न्यूटन का एक फोर्स लगा और इस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से डिस्प्लेस होकर कहां चला गया, पॉइंट बी पर। ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S1 है और ये F कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा F न्यूटन, इस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट A से B तक डिस्प्लेस हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है S1 और पूरे डिस्प्लेसमेंट पर F की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस फोर्स के कारण कितना वर्क होगा, और मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल थीटा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है, तो वर्क हो जाएगा F डॉट S1 यानी F S1 cos थीटा होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है तो F डॉट S1 होगा। अगर मान लो ये डिस्प्लेसमेंट S2 होता तो वर्क का फॉर्मूला होता F डॉट S2 यानी FS2 cos थीटा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट S3 होता तो वर्क का फॉर्मूला होता F डॉट S3 FS3 cos थीटा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा होता यानी DS होता, DS का मतलब क्या होता है, DS का मतलब होता है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, DS का मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए यह डिस्प्लेसमेंट DS होता और इस पूरे डिस्प्लेसमेंट DS पर फोर्स क्या होता, कांस्टेंट होता, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता, F डॉट DS, F DS cos थीटा होता। जहां DS क्या है, जहां DS बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा। तो अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पर F न्यूटन का फोर्स लग रहा और इस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो रहा है, DS, और पूरे डिस्प्लेसमेंट पर ये फोर्स कांस्टेंट है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा, F डॉट DS यानी F DS cos थीटा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट करें, x, तो dx का मतलब हो गया वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं जब कोई स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एकदम सीधा रेखा में चलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है। तो मान लीजिए यहां पर हम x का भी मतलब क्या हो गया, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और s का भी मतलब, यहां ds का मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dx का मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो आप वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को ds भी लिख सकते हैं, dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx लिया जाए तो वर्क क्या हो जाएगा, F डॉट dx, F dx cos थीटा। तो याद रखना आपको, डिस्प्लेसमेंट चाहे कुछ भी हो, S1 हो, S2 हो, S3 हो, dx हो, कुछ भी हो, या dy हो, डिस्प्लेसमेंट चाहे कुछ भी हो, अगर कंडीशन ऐसा है कि पूरे डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स कांस्टेंट है, तो वर्क का फॉर्मूला सीधा F डॉट, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, जिस डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स कांस्टेंट है, सीधा F डॉट dx हो जाएगा, या F डॉट S1 हो जाएगा, या F डॉट S2, या मान लो S वेक्टर पर ही कांस्टेंट है तो F डॉट S हो जाएगा। क्लियर है? अब मान लो हम दो एक्सिस लेते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। मान लो ये पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, 0, मतलब ये डिस्टेंस x1 है, यहां पर ऑब्जेक्ट अभी रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होकर यहां पर चला आया पॉइंट B पर, इसका कोऑर्डिनेट है x2, 0, इसका मतलब यह डिस्टेंस कितना हो गया, x2। ठीक है, आप जानते हो कि x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ध्यान से सुनिए, x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। पॉइंट A और पॉइंट B, यह दोनों पॉइंट कहां पर है, x एक्सिस पर है, तो पॉइंट A का भी y कोऑर्डिनेट 0 है, पॉइंट B का भी y कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट x1 है और पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट x2 है। मतलब ओरिजिन से पॉइंट A का डिस्टेंस x1 हुआ, ओरिजिन से पॉइंट B का डिस्टेंस x2 हो गया। क्लियर है? मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पर F न्यूटन का एक फोर्स लगा और इसके कारण ऑब्जेक्ट पॉइंट A से डिस्प्लेस होकर कहां चला गया, पॉइंट B पर चला गया। लेकिन ये F कैसा है, वेरिएबल फोर्स है, ये F कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। तो अब आप सोचिए, अब आप ये सोचिए
कि इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा, F न्यूटन का। ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक डिस्प्लेस हुआ, पॉइंट ए से डिस्प्लेस होकर पॉइंट बी तक चला गया। तो चूंकि फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो कुछ ना कुछ वर्क होना चाहिए। लेकिन क्या वर्क का फॉर्मूला यहां पर F डॉट एस होगा? नहीं होगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला F डॉट एस होता है तब होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो पूरे डिस्प्लेसमेंट पर। लेकिन यह फोर्स कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स उसको कहते हैं जिसका मान डिस्प्लेसमेंट के साथ बदलते रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। मान लीजिए कि यह जो वेरिएबल फोर्स है इसकी वैल्यू इस पॉइंट पर 10 न्यूटन है। मान लीजिए पॉइंट ए पर इस फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है। जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे गया इसकी वैल्यू चेंज हो गई, 11 न्यूटन हो गई, यहां पर 12 न्यूटन, यहां पर 13 न्यूटन, यहां पर 14 न्यूटन, और जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर आया तो 15 न्यूटन हो गया। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि फोर्स का वैल्यू लगातार चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। इससे पहले वाले केस में क्या था? फोर्स कांस्टेंट था। यहां पर 10 है तो यहां पर भी 10 10 10 10 10, यानी पूरे डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स कांस्टेंट था। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क का फॉर्मूला F डॉट एस होगा। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल फोर्स है तो फिर वर्क का फॉर्मूला F डॉट एस नहीं होगा। तो पहले यह समझिए वेरिएबल फोर्स क्या है। वैसा फोर्स जिसका मान बदलते रहता है। किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। देखिए यहां पर पॉइंट ए पर जब ऑब्जेक्ट है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? x1। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स, दोनों की वैल्यू को आप चेक करिए। ऑब्जेक्ट सबसे शुरू में कहां पर है? पॉइंट ए पर, यानी स्टार्टिंग में इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां पर है? पॉइंट ए पर। यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है x1 मीटर, जबकि फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे गया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x1 की वैल्यू मान लेते हैं फिलहाल 5 मीटर, और इसको मान लेते हैं हम 9 मीटर। तो यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है तो फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। 5 मीटर पर 10 न्यूटन। जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे गया, यहां 6 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट, 6 7 8 9 10, इसको हम 10 मान लेते हैं। तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर हो गया, फोर्स का वैल्यू कितना हो गया? 11 न्यूटन। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर हुआ, ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया 7 मीटर, तो फोर्स का वैल्यू हो गया 12 न्यूटन। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हुआ, फोर्स हो गया 13 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर हुआ, फोर्स हो गया 14 न्यूटन। और जब डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर हो गया तो फोर्स हो गया 15 न्यूटन। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, फोर्स भी तो चेंज हो रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं, यानी परिवर्तनशील बल। वैसा बल जिसका मान विस्थापन के साथ बदलते जाए उसको हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। वैसा फोर्स जिसका वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होते जाए? चेंज होते जाए, तो उसको हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। तो चूंकि फोर्स वेरिएबल है तो वर्क का फॉर्मूला F डॉट एस यहां पर नहीं लगेगा, यह फॉर्मूला यहां पे काम नहीं करेगा। तो सवाल है ऐसे केस में हम वर्क कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ds। मान लो यहां पर फोर्स का वैल्यू है 12 न्यूटन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। मान लीजिए यहां पर बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया C। यहां पर फोर्स का वैल्यू कितना है? 12 न्यूटन। अब मान लो पॉइंट C से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं ds। ds का मतलब बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्जेक्ट जब पॉइंट C से खिसक कर यहां पॉइंट D पर आएगा, C और D के बीच का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, कितना है? ds। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हम इस फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं? हम मान सकते हैं कि यहां पर 12 न्यूटन है, यहां पर भी 12 होगा, यहां पर भी 12 होगा, यहां से यहां तक 12 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा होगा? डिस्प्लेसमेंट के साथ तो फोर्स बदल रहा है। फिर ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो 12 न्यूटन का फोर्स है, जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे जाएगा फोर्स को तो चेंज हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, चेंज होना चाहिए। लेकिन वो तो तब चेंज होगा जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ है? ds, बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो एकदम छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। हम क्या मान सकते हैं? इस लाइन को समझिएगा कि डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स बदल रहा है। डिस्प्लेसमेंट के साथ
डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स चेंज हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है, ठीक बात है, फोर्स चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। लेकिन एक बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट, एक बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट, एक बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds के लिए फोर्स को कांस्टेंट माना जा सकता है, कांस्टेंट माना जा सकता है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए F बराबर लिखा हुआ है 2x + 1, जहां F क्या है, फोर्स है, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा। मान लो डिस्प्लेसमेंट ये है, x का मतलब यहां पे समझना है डिस्प्लेसमेंट, और f का मतलब समझना है फोर्स। मान लो अभी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 मीटर है, इसमें 0 डालो, 2 × 0 0 + 1, यानी फोर्स का वैल्यू 1 न्यूटन। मान लो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर डालो तो 2 × 1 2 + 1 3 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर डालो, 2 × 2 4 + 1 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर डालो, 3 × 2 6 + 1। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है फोर्स भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब फोर्स का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे। फोर्स किसका फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स अगर चेंज, डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसी फोर्स को हम कहते हैं वेरिएबल फोर्स। इस फोर्स को हम यहां पर क्या कहेंगे, वेरिएबल फोर्स, क्योंकि यह फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए कि जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 मीटर है तो फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है। अब हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, समझिएगा इस बात को, 2.001 मीटर। जब हमने डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 2.001 मीटर लिया, यानी कि 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट जब था तो फोर्स 5 न्यूटन था। जब हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया 2.001 मीटर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पहले 2 मीटर पे था, यहां था, अब ऑब्जेक्ट कहां चला गया, 2.001 मीटर पे। यानी ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, कितना है, 0.001 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। इसी छोटे से डिस्प्लेसमेंट को हम ds कहेंगे, ठीक है। यहां पर जो ds डिस्प्लेसमेंट है बहुत कम है। यहां पर बताइए फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू आप इसमें सेट करिए, 2 × 2.001 + 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 0 0 2 2 4 + 1, ये हो जाएगा 5.002 न्यूटन, ये हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर था तो फोर्स 5 न्यूटन था। जब डिस्प्लेसमेंट 2.001 मीटर हुआ तो फोर्स कितना हो गया, 5.002 न्यूटन। इसको हम लगभग 5 न्यूटन का फोर्स मान सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने मीटर का, पॉइंट, इसमें इसको घटाओ, इसमें इसको घटाओगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है, 0.001 मीटर। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds के लिए फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है। हालांकि फोर्स देखिए, यहां फिर से देखिए, डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा फोर्स चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट के बदलने पर फोर्स बदलेगा। लेकिन अगर बहुत छोटा सा बदलाव किया जाए डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत छोटा सा चेंज किया जाए ds, तो फोर्स में भी बहुत छोटा सा चेंज होगा, और इतना छोटा सा चेंज होगा फोर्स में कि जिसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस चेंज को। तो हम यहां पर क्या मानेंगे कि एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds के लिए फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी फोर्स वेरिएबल हो तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन एक बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अब देखिए, ये ओरिजिन है 0 0, ये पॉइंट O है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, पॉइंट A पर, यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर मान लीजिए फोर्स, इस ऑब्जेक्ट पर F न्यूटन का फोर्स लगा, और ऑब्जेक्ट A से खिसक कर कहां चला गया, पॉइंट B पर। मान लीजिए A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x10 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है x20, और ये लाइन जो है ये x एक्सिस लाइन है, इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 है। और ये F कैसा है, वेरिएबल फोर्स है, यानी F का वैल्यू लगातार क्या होगा, चेंज होगा। यहां पर फोर्स का वैल्यू 10 है, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1, ऑब्जेक्ट यहां पर है, अभी इनिशियली यानी आरंभ में वस्तु कहां है, बिंदु A पर है। जैसे वस्तु आगे बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट का मान बदलेगा तो फोर्स का भी मान बदलेगा।
यहाँ पर फोर्स 10 है, यहाँ 11 न्यूटन, 12, 13, 14, 15, इसी तरह से फोर्स बदलते जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स बदलते जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पॉइंट सी पर, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कुछ है, F न्यूटन है, कुछ तो होगा ना यहाँ पर फोर्स का वैल्यू, जैसे यहाँ 10 है, 11 है, 12 है, 13, यहाँ कुछ तो वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं पॉइंट सी पर फोर्स का वैल्यू F न्यूटन है, और ऑब्जेक्ट पॉइंट सी से खिसक कर कहाँ गया, पॉइंट डी पर, और ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, कितना है, ds है। तो हम मान सकते हैं कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि यहां पर फोर्स का वैल्यू अगर 11 न्यूटन है तो यहां पर भी 11, 11, 11, 11, यहां से यहां तक फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ना बहुत छोटा है, ये जितना बड़ा दिख रहा है इतना बड़ा है नहीं, ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा डिस्प्लेसमेंट है, ये दिखेगा ही नहीं। तो अगर फोर्स की वैल्यू यहां पर F है तो हम मान सकते हैं यहां से यहां तक फोर्स की वैल्यू F ही रहेगी, यानी कांस्टेंट ही रहेगी। तो यहां से यहां तक के लिए वर्क निकालिए, तो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक के लिए वर्क होगा, डी तक के लिए वर्क होगा, क्या वर्क होगा भाई, तो ये जो वर्क होगा बहुत कम वर्क होगा, इसको हम DW कहेंगे। DW का मतलब होता है बहुत छोटा सा वर्क। याद रखिए, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे D लगेगा इसका मतलब वो बहुत छोटा होगा। DW का मतलब बहुत छोटा सा वर्क। तो DW का वैल्यू क्या होगा, आप जरा सोचिए, यहां से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके यहां गया है, यहां से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके यहां पर गया है, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है तो वर्क भी बहुत कम होगा। तो चूंकि फोर्स कांस्टेंट है इस ds पर, तो वर्क क्या होगा, F डॉट ds। यहां पर यह फॉर्मूला काम कर गया, क्योंकि ध्यान से देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है ds, इस ds डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है इस ds डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वर्क का फॉर्मूला F डॉट ds होगा। ये निकल गया DW। DW का मतलब वेरी स्मॉल वर्क, वेरी स्मॉल वर्क, DW का मतलब बहुत छोटा सा काम। तो जब ऑब्जेक्ट यहां से खिसक कर यहां आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ds। चूंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वर्क भी बहुत कम होगा, DW। DW का मतलब होता है वेरी स्मॉल वर्क, और DW का वैल्यू होगा F डॉट ds। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे खिसकाया जाए, अगर ऑब्जेक्ट को पॉइंट A से थोड़ा सा खिसका के यहां पे लाया जाए, ds मीटर यहां पर लाया जाए तो कितना वर्क होगा, DW। फिर यहां से ds खिसका के यहां लाया जाए तो कितना वर्क होगा, DW। यहां से ds खिसका के यहां लाया जाए तो कितना वर्क होगा, DW। यहां से खिसका के यहां लाया जाए तो कितना वर्क होगा, DW। यहां से खिसका के यहां लाया जाए, DW। इसका मतलब यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट को जब भी हम पॉइंट A से पॉइंट B तक लाएंगे तो बहुत सारा DW 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 होगा। अगर ऑब्जेक्ट को पॉइंट A से खिसका के या डिस्प्लेस करके पॉइंट B तक लाना है तो आपको DW 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 यानी थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस करते चलिए। ऑब्जेक्ट को यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करिए, ds कितना वर्क होगा, DW। फिर थोड़ा सा खिसकाइए, DW। फिर थोड़ा सा खिसका, मतलब आपको छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करते जाना है और छोटा छोटा वर्क होते जाएगा। इस सारे वर्क को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, सारे DW को इंटीग्रेट कर दें, DW का मतलब बहुत बहुत छोटा सा वर्क यानी वेरी स्मॉल वर्क, सारे DW को इंटीग्रेट कर दें यानी जोड़ दें। इंटीग्रेशन का मतलब बताए थे जोड़ना होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना होता है। तो सारे वर्क को अगर जोड़ दें तो यहां से यहां तक का टोटल वर्क निकलेगा। तो टोटल वर्क मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क W, टोटल वर्क W बराबर होगा इंटीग्रेशन DW। यानी जितना भी DW 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 सारे DW को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क W। लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, ये सवाल है। अब DW का वैल्यू क्या होता है, F डॉट ds, F डॉट ds। हम यहां dx भी लिख सकते हैं, अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx हो, अगर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx हो तो हम यहां पर F डॉट dx भी लिख सकते हैं। DW का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, DW बराबर F डॉट dx। DW इज द वेरी स्मॉल वर्क डन फॉर द वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। DW बराबर F डॉट dx, क्योंकि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स तो कांस्टेंट है, तो DW का फॉर्मूला F डॉट dx होता है। अब DW को हम इंटीग्रेट करेंगे तो W मिल जाएगा। जैसे आपने पढ़ा था dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, dt का इंटीग्रेशन t, उसी प्रकार dw का इंटीग्रेशन w। तो जितना भी छोटा छोटा वर्क है DW है, सबको अगर हम जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, W। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, तो किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, फोर्स का। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसी का ना इनिशियल और फाइनल वैल्यू डालेंगे।
तो डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल वैल्यू x1 है, ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया, और डिस्प्लेसमेंट की फाइनल वैल्यू x2 है। तो यही वर्क का फॉर्मूला मिल गया। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन f डॉट डी एक्स x1 से x2। ये फॉर्मूला होता है वर्क का कब, जब फोर्स वेरिएबल। अगर फोर्स जो है पूरे डिस्प्लेसमेंट पर बदल रहा है, अगर फोर्स का मान विस्थापन पर बदल रहा है, तो वहां पर वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन f डॉट डी एक्स x1 से x2, जहां x1 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है और x2 फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, और ये f डॉट डी एक्स को हम dw कहेंगे। तो आज हमने दो फार्मूला सीखा। आज हमने पहला फार्मूला सीखा कि अगर वर्क का दो फार्मूला आज हमने सीखा, कांस्टेंट फोर्स हो तो वर्क का फार्मूला होता है F डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, जिसमें हमने 3 स्पेशल केस पढ़ा। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो वर्क का फार्मूला एफ एस होगा, थीटा 90 डिग्री हो तो वर्क का फार्मूला 0 हो जाता है, थीटा 180 डिग्री हो तो वर्क का फार्मूला माइनस एफ एस होता है। अगर फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स कैसा हो, वेरिएबल फोर्स हो, बदलने वाला फोर्स हो, अगर फोर्स का मान विस्थापन के साथ बदल रहा है तो वर्क का फॉर्मूला तब वहां क्या करते हैं, अगर फोर्स का मान वेरिएबल हो तो वहां पर एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए या ds के लिए वर्क को फोर्स को कांस्टेंट मानते हैं। एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हम फोर्स को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक फोर्स कांस्टेंट है, तो तब उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क होगा dw वो क्या हो जाएगा, f डॉट dx हो जाएगा। क्योंकि इस dx पर f कांस्टेंट है तो ये वर्क होगा dw बराबर f डॉट dx। पहले ये बताओ ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब फोर्स कांस्टेंट हो पूरे डिस्प्लेसमेंट s पर। यहां पर dx पर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क होगा f डॉट dx। चूंकि ये dx बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है इसलिए वर्क भी बहुत छोटा सा होगा। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन dw, यानी इंटीग्रेशन f डॉट dx, कहां से कहां, x1 से x2। तो वर्क का ये फॉर्मूला कब होगा, ये फॉर्मूला तब होता है वर्क का जब फोर्स वेरिएबल हो। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क का ये फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क का ये फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा यहां पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, s1 से s2 यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट f डॉट ds। एक ही बात है, ये फॉर्मूला यूज करिए चाहे ये फॉर्मूला, एक ही चीज है ना। x के जगह हमने s ले लिया, डिस्प्लेसमेंट को आप x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, s से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हमने दो फॉर्मूला सीखा, इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होगा वो अगले लेक्चर में आएगा। थैंक यू।